इस कहानी को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिराम नाम का एक व्यक्ति मुखिया था। वह दिखावे में सज्जन लगता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची और कपटी था। गांव की जमीनों पर कब्जा करना, गरीबों को डराना धमकाना और सरकारी योजनाओं में घोटाले करना उसका रोज का काम था। लोग उससे डरते थे, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता था। हरिराम के पास खेती बाड़ी की जमीन तो थी ही, साथ ही उसने कई गरीबों की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनवाकर हड़प लिया था। हर महीने वह पंचायत की मीटिंग में गरीबों की मदद के नाम पर सरकारी पैसे उठाता, लेकिन वह पैसा कभी असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान था रामनाथ। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपने बूढ़े माँ बाप और 2 छोटे बच्चों का पेट पालता। रामनाथ की जमीन गांव की सीमा पर थी और मुखिया हरिराम की नजर उसी पर थी। एक दिन हरिराम ने अपने लोगों को भेजकर कहा, रामनाथ की जमीन सरकारी दस्तावेज में मेरी है, अब वो मुझे सौंपे। रामनाथ चौंक गया। मुखिया जी, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, इसका सबूत मेरे पास है। हरिराम हंसकर बोला, दस्तावेज कोर्ट में दिखाए जाते हैं और कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही तुम रास्ते में कहीं खो जाओगे। रामनाथ डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पटना जाकर वकील से सलाह ली और केस दर्ज करवाया। हरिराम को यकीन था कि पैसा और पावर से वह सब कुछ जीत लेगा, लेकिन कानून की गति धीमी थी, पर अंधी नहीं। धीरे धीरे सबूत रामनाथ के पक्ष में इकट्ठा होने लगे। गांव में भी कुछ जागरूक लोग हरिराम के खिलाफ हो गए। तभी हरिराम का बड़ा बेटा विकास, जो शहर में पढ़ रहा था, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। लाख इलाज करवाने के बाद भी उसका पैर कटवाना पड़ा। हरिराम टूट गया। वह जो दूसरों को तकलीफ देता था, अब खुद पीड़ा में जल रहा था। कुछ महीने बाद हरिराम के नाम दर्ज जमीनों की जांच हुई और उसमें घोटाले के पुख्ता सबूत मिले। सरकार ने जमीन जब्त की और केस दर्ज हुआ। हरिराम को जेल भेजा गया। रामनाथ की जमीन उसे वापस मिली और गांव वालों ने उसे न्याय दिलाने में मदद की। जेल में हरिराम बार बार सोचता था, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, सिर्फ अपना भला सोचा। अब देखो, न जमीन रही न इज्जत। जेल में ही हरिराम को कैंसर हो गया। इलाज के लिए उसे बेल मिली, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं था। रामनाथ को जब यह खबर मिली तो उसने कहा, कभी जिसने मेरे बच्चों के सिर से छत छीनने की कोशिश की थी, आज वह खुद बेघर है। लेकिन रामनाथ ने फिर भी इंसानियत दिखाई। उसने हरिराम के इलाज के लिए गांव वालों से चंदा जुटाया और मदद की। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे मैंने तबाह करना चाहा, वही आज मेरा सहारा बना। मैं सच में बहुत बुरा इंसान था। हरिराम कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चला गया, लेकिन मरने से पहले उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और अपनी पूरी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी। गांव में यह किस्सा आज भी सुनाया जाता है, बेटा, चाहे जितना चालाक बन जा, कर्मों का हिसाब भगवान कभी नहीं छोड़ते। हरिराम का बचपन और लालच की शुरुआत बिहार के रामपुर गांव में। हरिराम का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसका पिता शिवनाथ एक ईमानदार लेकिन सख्त किस्म का आदमी था। घर में अनुशासन का माहौल था, लेकिन प्यार की कमी थी। हरिराम बचपन से ही अपने पिता से डरा करता था। वह जब भी कोई गलती करता, उसे डांट के साथ साथ कभी कभी मार भी पड़ती। हरिराम की मां शांत और सहनशील स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा हरिराम को समझाती, बेटा, मेहनत से ही इंसान बड़ा बनता है, कभी किसी का हक मत छीनना, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। लेकिन हरिराम के मन में एक टीस थी, गरीबी और अपमान की टीस। गांव के स्कूल में पढ़ते समय वह अक्सर अमीर घर के बच्चों से तुलना करता। वे अच्छे कपड़े पहनते, साइकिल से आते और छुट्टियों में शहर घूमने जाते, जबकि हरिराम के पास न अच्छे जूते होते थे न किताबों का पूरा सेट। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता, क्यों मैं गरीब हूं? समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे खत्म की, लेकिन पिता ने खेती में हाथ बंटाने को कहा। हरिराम खेतों में काम करता, मगर उसका मन कहीं और भटकता, धन और सम्मान के सपनों में। एक दिन उसके पिता की अचानक मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी हरिराम पर आ गई। उसने माँ और छोटे भाई बहनों की देखभाल की, लेकिन मन में एक ही बात थी, मैं बड़ा हर हाल में, कोई मुझे छोटा नहीं समझेगा। इसी दौरान गांव में पंचायती चुनाव का माहौल बना। हरिराम ने मौका देखा। उसने कुछ गांव वालों को पैसे और शराब बांटकर अपने पक्ष में कर लिया और मुखिया का चुनाव जीत गया।
यहीं से उसका असली रूप बाहर आने लगा। मुखिया बनते ही उसके हाथ में सत्ता और सरकारी पैसे आ गए। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जहां पहले वो गांव के अमीरों को देखकर जलता था, अब खुद उनके जैसा बनने की होड़ में लग गया। लेकिन उसने मेहनत का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना धोखे और लालच का रास्ता। हर योजना में कमीशन, हर जमीन में घोटाला, हर गरीब पर अत्याचार, यही बन गया था उसका उसूल। उसकी माँ कई बार उसे समझाने आई, बेटा गलत रास्ते पर मत चलो, धन तो आएगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। हरिराम गुस्से से चिल्ला उठता, माँ तुमने क्या पाया ईमानदारी से, अब मुझे समझाने मत आओ। धीरे धीरे उसके मन से संवेदी की दीवारों और खपरेल की छत के नीचे रहता था रामनाथ, एक ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मानी किसान। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और उसका परिवार। रामनाथ के परिवार में 5 लोग थे, उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सीमा और मुकेश। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। गांव में लोग उसे सच्चा इंसान कहकर पुकारते थे। रामनाथ की पुश्तैनी जमीन गांव की सीमा पर थी, 5 बीघा उपजाऊ जमीन, जो उसके लिए सिर्फ आत्मसम्मान का प्रतीक थी। दैनिक जीवन की जद्दोजहद। हर सुबह रामनाथ सूरज उगने से पहले उठता, माँ के लिए चाय बनाता, बच्चों को तैयार करता और फिर हल लेकर खेत में उतर जाता। वह जानता था कि एक दिन खेत में बोए गए बीज ही उसके बच्चों के भविष्य का रास्ता बनाएंगे। पत्नी गीता भी हर मोर्चे पर उसका साथ देती, चाहे खेत में मजदूरों को खाना देना हो या घर में सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ना, उसने कभी शिकायत नहीं की। रामनाथ अक्सर उससे कहता, गीता हम गरीब जरूर हैं, हमारे बच्चों को कभी झूठ और चोरी से पेट नहीं पालना पड़ेगा। गीता मुस्कुराकर जवाब देती, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। समस्याओं की आंधी, लेकिन जीवन कभी सरल नहीं रहा। कई बार सूखा पड़ा, फसलें खराब हुई, कई बार बैंकों से लिया कर्ज चुकाने के लिए रातों की नींद चली गई। बच्चों की फीस देने के लिए उसने खेत गिरवी रखने की नौबत तक देखी, मगर उसने कभी किसी का सहारा नहीं मांगा, न ही कभी गलत रास्ता चुना। उसे एक ही डर था, जमीन खो जाने का। गांव में जब लोगों की जमीन हरिराम के हाथों, वह जानता था कि सच्चाई और कानून के बीच लंबी लड़ाई है और सबसे बड़ा दुश्मन है पैन और पश्चिम। बच्चों के सपने और उम्मीदें। रामनाथ के दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। वह चाहता था कि बेटा मुकेश पढ़ लिख कर अफसर बने और बेटी सीमा शिक्षिका। हर रात जब वह थका हारा खेत से लौटता और बच्चे उसके पास बैठकर अपनी किताबें खुन मिट जाती, वह बच्चों से कहता, बेटा हमारे पास जमीन है, मेहनत है और इज्जत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस इन 3 चीजों को कभी मत खोने देना। सीमा बोलती, बाबा मैं भी आपकी तरह मेहनती बनूंगी। मुकेश चहकता, मैं बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करूंगा। ये छोटे छोटे सपने ही थे जो रामनाथ को हर रोज नई ताकत देते थे। पर जब हरिराम ने एक दिन रामनाथ की जमीन पर दावा किया, मानो उसका पूरा संसार डगमगा गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था जिनके पास सच्चाई होती है उनके पास भगवान भी होता है। कोर्ट केस की प्रक्रिया और गांव में फैला जनजागरण आंदोलन। जब हरिराम ने अपने गुंडों के जरिए रामनाथ को धमकी दी कि उसकी जमीन अब सरकारी कागजों में मुखिया की है, तो रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों का भविष्य, मां की दवा, पत्नी की उम्मीदें सब धुंधले हो गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पटना की राह। रामनाथ अपनी जमीन के असली दस्तावेज लेकर पटना गया, जहां उसने एक ईमानदार और अनुभवी वकील आलोक सिन्हा से संपर्क किया। आलोक बाबू ने कागजात देखे और कहा, रामनाथ जी मजबूत दस्तावेज हैं, केस थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन अगर आप पीछे न हटें तो जीत पक्की है। रामनाथ ने केस दर्ज करवाया। धारा 420 धोखाधड़ी, 467 जालसाजी और 468 जालसाजी करके दस्तावेज बनवाना के तहत केस हरिराम बनाम रामनाथ के नाम से फाइल हुआ। हरिराम का गुस्सा और धमकियां। जैसे ही हरिराम को कोर्ट केस की भनक लगी, वह आग बबूला हो गया। उसने रामनाथ को बुलाकर कहा, तू गांव में रहना भूल जा, केस वापस ले वरना अंजाम बुरा होगा। रामनाथ ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुखिया जी अब डर नहीं लगता, जमीन मेरी मां है और कोई अपनी मां को कैसे किसी के हवाले कर दे। हरिराम ने गुपचुप तरीके से कोर्ट में झूठे गवाह और नकली दस्तावेज तैयार करवाए, दफाश करने की ठानी।
उन्होंने आरटीआई लगाकर पुराने जमीनी रिकॉर्ड मंगवाए, जिसमें साफ जाहिर था कि जमीन रामनाथ के दादा के नाम पर थी। गांव में जनजागरण की लहर, रामनाथ की कानूनी लड़ाई गांव में एक चिंगारी बनकर फैली। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सरकारी योजनाओं में उनका हक छीना गया है। जमीनें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पी जा रही हैं। पंचायत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। एक नौजवान शिक्षक विजय ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और सत्य और न्याय समिति बनाई। वे घर घर जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने लगे। उन्होंने नारे लगाए, हमारा हक, हमारी जमीन, झूठ और डर को हराना है, सच्चाई का दीप जलाना है। गांव के मंदिर प्रांगण में जनसभाएं होने लगी, जहां लोग खुलकर बोलने लगे। धीरे धीरे हरिराम की सत्ता दरकने लगी। पहले जो लोग उसके डर से चुप थे, अब खुलकर सवाल करने लगे। मीडिया की दखल, विजय ने पटना के एक पत्रकार को गांव बुलाया। जब मीडिया में रिपोर्ट छपी गांव का गरीब किसान भ्रष्ट मुखिया से लड़ रहा है, तब जिला प्रशासन भी हरकत में आया। जांच टीम भेजी गई और धीरे धीरे हरिराम के अन्य घोटालों की परतें खुलने लगी। कोर्ट में टकराव, कोर्ट में केस कई महीनों तक चला। हर पेशी पर रामनाथ पटना जाता, किराया भी मुश्किल से जुटाता, लेकिन विश्वास से डगमगाता नहीं। दूसरी तरफ हरिराम ने पैसे के दम पर नामी वकीलों की फौज खड़ी कर रखी थी। फिर एक दिन मुख्य गवाह, जो पहले हरिराम के पक्ष में था, रामनाथ की ईमानदारी से प्रभावित होकर कोर्ट में मुकर गया। उसने कहा, मैंने दबाव में झूठ बोला था, जमीन असल में रामनाथ की ही है। उसके बयान ने केस की दिशा ही पलट दी। कोर्ट ने फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षण के आदेश दिए और उसमें यह साफ हो गया कि हरिराम के दस्तावेज नकली हैं। जनता की ताकत ने बना दी मिसाल। आखिरकार 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमीन रामनाथ को लौटाई जाए। हरिराम पर फर्जीवाड़े और जालसाजी के आरोप में मुकदमा चले। जिले की अन्य जमीनों की जांच हो। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग रामनाथ के घर मिठाई लेकर पहुंचे। सबकी आंखों में गर्व था। एक किसान ने सत्ता को झुका दिया। हरिराम के बेटे विकास की दुर्घटना एक करुण मोड़। हरिराम का इकलौता बेटा विकास पटना के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहा था। वह तेज तर्रार, पढ़ाई में होशियार और थोड़ा घमंडी था। अपने पिता की सत्ता और दौलत पर नाज करता था। हरिराम ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। महंगे मोबाइल, बाइक, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ। हरिराम ने एक दिन गर्व से गांव वालों के सामने कहा था, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा और तब देखना, हम लोगों की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे गांव में रामनाथ का केस तेज हुआ और हरिराम की साख गिरने लगी, विकास भी तनाव में रहने लगा। कॉलेज में उसके दोस्तों ने जब अखबार में उसका पिता भ्रष्ट मुखिया कहकर देखा तो ताने देने लगे। एक दिन विकास ने अपने पिता से फोन पर कहा, पापा, आप ये सब घोटाले क्यों कर रहे थे? मैं मेहनत से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी वजह से मेरी पहचान गंदी हो रही है। हरिराम ने गुस्से में जवाब दिया, दुनिया में बिना ताकत और पैसे के कोई इज्जत नहीं देता। मैं तेरे लिए सब कर रहा हूं। विकास चुप हो गया, पर भीतर से टूटा। दुर्घटना की रात, एक ठंडी शाम थी। विकास अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट रहा था। उसके पास एक नई स्पोर्ट्स बाइक थी, जो हरिराम ने हाल ही में खरीदी थी रिश्वत के पैसों से। विकास बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। उसके दोस्त पीछे बैठा था। वे शहर की मुख्य सड़क पर निकले। निर्माण कार्य के कारण सड़क पर गड्ढे थे। विकास को एक मोड़ पर अचानक सामने से आ रही गाड़ी दिखी। उसने ब्रेक मारा, लेकिन बाइक फिसल गई और सीधा लोहे की बैरिकेड से टकराई। विकास जमीन पर बुरी तरह गिरा। उसका पैर पूरी तरह कुचल गया। उसका दोस्त भी घायल हुआ, लेकिन उसे मामूली चोट आई। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और विकास को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा, अफसोस है, पैर की नसें और हड्डियां बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। जान बचानी है तो पैर काटना पड़ेगा। हरिराम जैसे पत्थर का आदमी भी जब अस्पताल पहुंचा और बेटे को खून में लथपथ देखा तो फफक पड़ा। डॉक्टर के मुंह से पैर काटना पड़ेगा सुनकर उसका दिल बैठ गया। विकास ने नजरें झुका ली और कहा, पापा, आपने दूसरों के घर उजाड़े, अब भगवान ने हमें दिखाया कि दर्द क्या होता है। हरिराम की आंखें पहली बार पश्चाताप से भीगी। उसके बाद का जीवन, विकास का ऑपरेशन हुआ। वह अब व्हील चेयर पर था। तेज दौड़ने वाला लड़का अब खिड़की से बाहर बैठकर सिर्फ देख सकता था। वह अक्सर कहता, अब समझ आता है, जब किसी की उम्मीद छिनती है तो क्या महसूस होता है।
मैं पढ़ लूंगा पापा, लेकिन क्या अब भी हम किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद करेंगे? हरिराम का चेहरा झुक जाता। विकास की दुर्घटना ने जैसे हरिराम की आत्मा को झकझोर दिया था। वह रातों को सो नहीं पाता। न कोई दावत, न सत्ता की खुशी, उसके लिए अब सब व्यर्थ लगने लगा। और गांव की बदलाव की तस्वीर, हरिराम के जीवन के आखिरी दिनों में जब उसकी हालत नाजुक हो गई, गांव के लोग धीरे धीरे उसके घर आने लगे। हर कोई देखना चाहता था कि वह कैसा बदला हुआ इंसान बन गया है। रामनाथ भी उसकी हालत देखकर गांव वालों के बीच पहुंचा। उसके मन में गुस्सा, दरहश और गहरी बेचैनी थी, पर उसने सोचा, अगर मैं भी उसे न माफ करूं तो मैं भी उसके जैसे ही बन जाऊंगा। माफी का भाव। रामनाथ ने हरिराम के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हारे कर्मों ने मुझे बहुत पीड़ा दी, पर इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। माफ करना भी एक ताकत है, और आज मैं वह ताकत दिखाना चाहता हूं। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, रामनाथ, तुम्हारी माफी ने मेरी आत्मा को शांति दी। मैंने जो किया उसका मुझे सजा मिली। अब मैं चाहता हूं कि गांव एक साथ मिलकर आगे बढ़े। गांव में बदलाव की शुरुआत। रामनाथ की पहल से गांव में एक नई ऊर्जा आई। सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सत्य और न्याय समिति ने फिर से पारदर्शिता आई। सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू होने लगी। नई उम्मीदें। गरीबों को उनकी जमीन वापस मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे। उन्हें स्वयं सहायता समूहों में जुड़े। गांव के मंदिर में एक बड़ी दीवार पर लिखा गया, कर्म का फल सबको मिलता है, पर माफी और सुधार से जीवन बदलता है। रामपुर गांव अब नई राह पर है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।